अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश फ़िक्शन के साथ आपके सामने। इंग्लिश फ़िक्शन में हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया जॉर्ज एलियट का मिल ऑन द फ्लॉस। उससे पहले हमने जॉर्ज एलियट की जो लाइफ हिस्ट्री थी वो, और पिछली 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया मिल ऑन द फ्लॉस, उसकी प्लॉट समरी, कुछ कैरेक्टर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हमने एक पूरी कहानी पढ़ ली, एक प्लॉट हमने कवर कर लिया, तो ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो आपको अपनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस प्लस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इम्पॉर्टेंटली कवर करने हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं आपके लिए। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट इशू हमें इसमें नज़र आता है मिल ऑन द फ्लॉस में बाय जॉर्ज एलियट, दैट इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। ये मैंने याद होगा मैंने बहुत स्टार्ट में कहा था जब व्हेन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग द लाइफ हिस्ट्री और द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ जॉर्ज एलियट, दैट आई टोल्ड यू दैट द लाइफ हिस्ट्री और द चाइल्डहुड और यूथ एंड द लेटर एज ऑफ जॉर्ज एलियट और मेरी एन एवंस इज़ सेम एज दैट ऑफ मैगी टुलिवर। तो आपको मैरी एन एवंस की लाइफ, उनका बचपन, रॉबर्ट इवंस के साथ जो उनका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप था, भाई आइजक, बचपन की ज़िंदगी, रूरल साइड जहाँ वो रहीं, उनके ब्रिंग अप, एजुकेशन, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, कल्चर, मूवमेंट्स जहाँ जहाँ वो रहीं, वो सारी जगह, वो सब का सब अगर वो 100% नहीं तो 70 to 80% आपको नज़र आएगा जो मिल ऑन द फ्लॉस में, मैगी की कैरेक्टर में और इनकी फैमिली लाइफ में। जहाँ हमें मिस्टर टुलिवर नज़र आते हैं वो इनफैक्ट रॉबर्ट इवंस हैं, आइजक जो है वो टॉम की शक्ल में नज़र आएगा और ख़ुद मैरी एन इवंस नज़र आएगी मैगी टुलिवर की शक्ल में। तो एक तो ये इसका सबसे बड़ा इशू ये है, इसको समझने के लिए, इस नावल को समझने के लिए ज़रूरी है इफ़ यू गो थ्रू द लाइफ हिस्ट्री ऑफ और द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ जॉर्ज एलियट हरसेल्फ, तो अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, तो उसका पैरेलल आप ड्रा कर सकेंगे। पहला इशू इसका ये है, पहला इंपॉर्टेंट थीम, ये पहला इसका जो एलिमेंट है वो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। सेकंड इज़ द चाइल्ड साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी बेसिकली इससे पहले 18th सेंचुरी से पहले साइकोलॉजी को एक पूरा आप कह लें कि प्रॉपर थीम, प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पे बड़ा कम लिया गया है, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया। एक्सटर्नल या आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इंडिविजुअल के, मसलन एक्शंस हैं। हमने इससे पहले 2 नॉवेल्स पढ़े हैं, 2 या 3 या जितने भी इस एज से पहले अगर आप देखें हमारे कोर्स आउटलाइन में, जोसेफ एंड्यूस पढ़ के देख लें, प्राइड एंड प्रेजुडिस में देख लें, तो आपको कहीं भी इनर रिसेसेस ऑफ ह्यूमन माइंड की स्टडी नहीं नज़र आएगी। इंडिविजुअल लिविंग विद सम ऑफ द कैरेक्टर्स, फैमिली में रह रहा है, रिलेशनशिप विद सम अदर पीपल, मूवमेंट, जर्नी, सफ़र, लव रिलेशनशिप, हेट रिलेशनशिप, मैरिजेस और लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ आपको नज़र आएगा। बट इनर रिसेसेस ऑफ ह्यूमन माइंड इस पर जोर नहीं था फॉर द फर्स्ट टाइम। इसीलिए जॉर्ज एलियट को पहली मॉडर्न नॉवेलिस्ट भी कहा जाता है कि इनके यहाँ 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक तो चाइल्ड साइकोलॉजी नज़र आएगी और दूसरा साइको एनालिसिस नज़र आएगा। यहाँ मैंने लिखा मॉडर्न ट्रेड। जो हमारा मॉडर्न नावल है या मॉडर्न लिटरेचर है 20th सेंचुरी का, तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो ट्रेट है वो है इसका साइकोलॉजिकल होना। थेरीज ऑफ साइकोलॉजी, फ्रॉइड की, यूंग की और इस तरह की और बहुत सारी ऐसी जो थेरीज़ हैं वो हमें अपने लिटरेचर में नज़र आती हैं। इसलिए हमारा जो 20th सेंचुरी या मॉडर्न नावल है वो ज़्यादातर आपको सिम्बॉलिक एंड साइकोलॉजिकल नज़र आएगा। अब अगर आप आ जाएँ चाइल्ड साइकोलॉजी में, आपको मैगी, टॉम, लूसी, स्टीफन गेस्ट, बॉब जैकिन, फिलिप विकम, ये वो किरदार नज़र आते हैं कि जो पहले बच्चे थे, दे वर चिल्ड्रन एंड देन दे ग्रू अप। बचपन की फ्रेंडशिप से जब ग्रो अप करते हैं फैमिलीज़ में रहते हुए, और फैमिलीज़ में आपस में ज़ाहिर बात है एक स्टेटस की टसल भी हमने देखी, रिलेशनशिप्स भी देखे, सिस्टर्स के, ब्रदर एंड सिस्टर के, और उनके आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, उनके आपस के मसाइल हैं, लेन देन के मसाइल हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। तो एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है फिर वो ग्रो करता है और जब वो एडोलेसेंट एज में पहुंचता है, तो एडोलेसेंट एज में जाने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी मिजाज का हिस्सा होती हैं और फिर वो चेंज भी होती हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि मैगी अपने फादर की डेथ के बाद टॉम और मैगी दोनों बड़े ग्रोन अप यंग मैन एंड वुमेन नज़र आते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी, एक बच्चे की साइकोलॉजी, वो कौन सी, किस बात पे खुश होता है, कहाँ वो डिसहार्टन फील करता है, कहाँ डिस्करेज फील होता है, किस बात से वो चिढ़ता है, किस बात, कौन सी प्रेज़ किस जगह कैसे उसको खुश करती है, तो ये हमें नज़र आती है।
ज़रा डीपर लेवल पे जाएं तो साइको एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए भी है कि ये फिर यहाँ से ऑनवर्ड यानी मिड विक्टोरियन एज से ऑनवर्ड फिर ये 20th सेंचुरी में एंटर होता है, फिर ये हमें जा बजा हमें लिटरेचर में नज़र आता है। साइको एनालिसिस है क्या? द राइटर वॉन्ट्स टू शो अस द इनर motives or the thoughts or the ideas or the ideals or the things going on in the character, in the mind of the character. राइटर अपने किरदारों के दिमाग में होने वाले जितनी भी डेवलपमेंट है उसको राइटर के सामने अल्फाज के ज़रिए सामने पोर्ट्रे करना चाहता है। दिस इज़ व्हाट योर साइको एनालिसिस इज़। एक कैरेक्टर आपका है, वेदर दैट कैरेक्टर इज़ अ मेल कैरेक्टर और अ फीमेल कैरेक्टर, दोनों व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग दे हैव व्हेन दे आर इन लव, what sort of thinking they have while they are in hatred, jealousy में वो कैसा सोचते हैं, poverty में वो कैसा सोचते हैं, enmity में वो कैसा सोचते हैं, isolation में वो कैसा सोचते हैं। तो इंसान का मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ टाइम में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में, फेजेस में एक सर्टन पॉइंट पे इंसान के दिमाग की पिक्चर क्या होती है, दिस इज़ व्हाट साइको एनालिसिस इज़। तो इस साइको एनालिसिस को, इस थियोरी को जब हम इसके कैरेक्टर्स पे अप्लाई करते हैं तो टॉम और मैगी और बाकी कैरेक्टर्स, स्पेशली टॉम और मैगी को हम देखते हैं कि उनका साइको एनालिसिस किया गया। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम हियर इन दिस नावल। विक्टोरियन मोरालिटी, जब हमने विक्टोरियन एज डिस्कस की थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, तो हमने ये डिस्कस किया था कि विक्टोरियन मोरालिटी जो एज बड़ी स्ट्रिक्ट थी अपने नज़रियात में, अपने जो मॉरल वैल्यूज़ थी उसमें, रिलीजियस वैल्यूज़ में, क्रिश्चियन वैल्यूज़ में। अब अगर आप इस नावल को पढ़ें तो आपको इसमें मॉरल वैल्यूज़, जैसे आप ये देखिए कि एक भाई है वो अपनी सिस्टर के पास जो उसने अमाउंट दी है तो उसको वापस नहीं ले रहा बिकॉज़ वो ये समझता कि बड़ा उसको ऑकवर्ड लगेगा। अपने ससुराल से, इन लॉ से कोई चीज़ लेना बड़ी एक ऑड चीज़ समझी जाती थी। आप एंड पे यानी इस नावल का लेटर हाफ जो है वो तो सारे का सारा है ही मॉरल। जब हम ये देखते हैं कि स्टीफन गेस्ट के साथ जाती है मैगी और फिर शी स्टेज़ फॉर ओनली वन नाइट आउटसाइड हर होम, तो ये उस वक्त की मोरालिटी के अगेंस्ट था, किसी लड़की की चेस्टिटी के लिए और उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन, इम्पॉर्टेंट इशू और इम्पॉर्टेंट आप कह लें एक आइडिया जॉर्ज एलियट हमने नावल में बताया कि ह्यूमन लाइफ जो है वो बग़ैर मोरालिटी के कुछ नहीं है। तो विक्टोरियन मोरालिटी झलकती है इसमें। फैमिली रिलेशनशिप्स, डोमेस्टिक लाइफ, ये हमने बड़ा पूरे नावल में देखा। मिस्टर फैमिली लाइफ देखी, मिस्टर मिसेस टोलेवर, मियाँ बीवी का आपस का रिलेशनशिप, फिर उनमें बच्चे हैं, बच्चों का आपस में फैमिली के साथ रिलेशनशिप। एक वेल नेट सिस्टम है। वैसे एक चीज़ जो विक्टोरियन एज है इसमें आपकी फैमिली लाइफ बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो वो जो स्ट्रेंथ है उस फैमिली लाइफ की और उसका आपस में, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो बॉन्डिंग है, वो हमें बड़ी विजिबल नज़र आती है। ये तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हो गए। एक चीज़ ऐसी है जो बड़ी वाइटल है, जो मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ रिवर फ्लॉस, सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर फ्लॉस। रिवर फ्लॉस के कई फंक्शंस हैं यहाँ पे। रिवर फ्लॉस सेटिंग प्रोवाइड करता है नावल के लिए। मिल ऑन द फ्लॉस अगर कहें, अगर ये समझें तो रिवर फ्लॉस का टाइटल रोल है। द नावल स्टार्ट्स विद द मिल ऑन द फ्लॉस। एक मिल है जो फ्लॉस के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि जो फ्लॉस है वो सेटिंग प्रोवाइड करता है, फिज़िकल सेटिंग देता है, वो सोशल सेटिंग प्रोवाइड करता है, कल्चर। उसके अलावा वो इनके लिए एक सोर्स ऑफ लिविंग है, इनके लिए इनकी रोज़ी रोटी का जो है वो एक ज़रिया है। और फिर ये कि थ्रू आउट द स्टोरी तमाम किरदारों के साथ साथ ये चलता है, क्योंकि ये इन सब कैरेक्टर्स की जो मूवमेंट है वो रिवर फ्लॉस के अक्रॉस द लैंड इनकी होती है। तो इस वजह से हमें रिवर फ्लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आता है। इस रिवर फ्लॉस की सिग्निफिकेंस ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि जो फाइनल सीन है जिसमें मैगी और टॉम दोनों इकट्ठे डूबते हैं, जिसमें उनकी डेथ होती है, तो दैट एक्शन इज़ ऑल्सो, इट ऑल्सो अकर्स इन एट रूरल रिवर फ्लॉस। सो रिवर फ्लॉस की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। So after going through the whole story, the plot summary and the issues and the topics and themes, here we are going to conclude The Mill on the Floss by George Eliot. George Eliot के summary, story और themes ये सब आपके सामने। With next novel and with the next discussion I'll come back later on. Thanks for watching.